बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो आपको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक स्टेटमेंट मैं सुना देता हूँ, ताकि ये जो शिया सुन्नी वाला फसाद एक पाकिस्तान में लगाया हुआ है लोगों ने, और वो बार बार ये कहते हैं जनाब कि ये शिया और ये सुन्नी है और ईरान जो है वो एक शिया मुल्क है और सुन्नी मुल्कों के साथ जाना चाहिए। ये लड़ाई हो ही नहीं रही शिया और सुन्नी के अंदर। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो सुन्नी मकतबा फ़िक्र के लोगों के एक बहुत बड़े आलम दीन है, मुफ्ती हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान में इनका। ये इनका स्टेटमेंट आप सुन लें, ज़रा तसल्ली हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। ये सुनिए आप। ईरान के बड़े हिस्से से जो शिया मजहब रखते हैं, हमें अकायद का इख्तिलाफ है, लेकिन खुदा के बंदो ये देखा करो कि किस वक्त किस बात का मौका है। क्या ये वक्त ऐसा है कि इसमें शिया सुन्नी इख्तिलाफात को हवा दी जाए? क्या अमेरिका ने इसलिए हमला किया कि वो तुम्हारे अकायद के खिलाफ रखता था? वो तो एक मुसलमान का नुमाइंदा चूंकि समझा जाता था, इसलिए उसके ऊपर हमला हो रहा है, और वो उसके मुकाबले में डट कर खड़ा हुआ है। उसकी तो इस लिहाज से हमें हिमायत करनी चाहिए। ले जी, आपने सुन लिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, तो बहुत सारे लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये मसला अमेरिका और इसराइल का ईरान के ऊपर हमले का है। इस हवाले से मैंने एक सर्वे भी करवाया और वो सर्वे में लोग वोट डाल रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे भी अपनी राय दे सकते हैं। हम वो राय शामिल ज़रूर करेंगे अपने नेक्स्ट वीलॉग में कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के पेश नज़र ईरान के साथ लड़ाई में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। इसके ऊपर आप अपनी राय दे दें तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अब नाजरीन, एक रिपोर्ट आई है आलमी सतह पर, और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान को हिला देने वाली रिपोर्ट है, और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। पाकिस्तान जहाँ पे दहशतगर्दी लगातार ख़त्म हो रही थी, पाकिस्तान सयाहों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा था। 2021-22 में सयाह जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे थे, हालात बहुत नॉर्मलाइज हो चुके थे, ड्रोन हमले ख़त्म हो चुके थे, और कबायली इलाकों में बड़ा सुकून था। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल नदीम अंजुम ने शहबाज शरीफ और उनके साथियों के साथ मिलकर दहशतगर्दों को लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया, और बॉर्डरों से बाकायदा फौज ने दहशतगर्दों को गुजार कर पाकिस्तान में लाकर बसाया। अब दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये एक नया डाटा आया मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये हर साल जारी किया जाता है और ये इंटरनेशनली जारी होता है। तमाम ममालिक का डाटा इसके अंदर रखा जाता है। 163 ममालिक हैं जो कवर करते हैं दुनिया की लगभग 99% आबादी को, वो उसका सारा डाटा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जनाब इदारा है जहाँ से ये रिपोर्ट जारी होती है। अब इस रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गया, और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। फील्ड मार्शल का टाइटल उन्हें मिल गया। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए थे, ताहयात इस्तिस्ना भी उन्होंने ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी उन्होंने ले ली, और पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है। अंदाजा करें आप, हमारा नंबर पहला है और हमारा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा। और ये किस बुनियाद के ऊपर ये बनाते हैं? नंबर 1 दहशतगर्दी के वाक़यात, नंबर 2 दहशतगर्दी में कितनी जानें गई, नंबर 3 दहशतगर्दी में कितने जख्मी हुए, नंबर 4 दहशतगर्दी में कितने लोगों को अगवा किया गया या उन्हें यरगमाल बनाया गया। इन 4 चीज़ों की बुनियाद पे वाक़यात, कत्ल, जख्मी और अगवा करना, यरगमाल बनाना, इस नुक्ता नज़र से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया। ये है जनाब पाकिस्तान की हालत। अफगानिस्तान के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मामलात पे नंबर 11 में है पूरी दुनिया में डाटा में। जो शाम है वो नंबर 6 पे है, जहाँ पे आप बदतरीन, जिसकी मिसालें आसिम मुनीर साहब, जिन जिन मुल्कों की आसिम मुनीर साहब ने मिसालें दी है ना कि आप लिबिया बन जाएंगे, आप शाम बन जाएंगे,
आप इराक बन जाएंगे, आप अफगानिस्तान बन जाएंगे अगर पाक फौज ना हो, तो वो ये कहते थे ना हमें। तो ये देखें आप, इराक 16वें नंबर पे है दहशतगर्दी के इंडेक्स में, भारत 13वें नंबर पे है, यमन 25वें नंबर पे है, शाम 6ठे नंबर पे है, और एक मुल्क है बुर्किना फासो, ये अफ्रीकी मुल्क है, बहुत ही दूर दराज, ये पहले नंबर पे था पिछले साल, इस साल ये दूसरे नंबर पे आ गया। 2.25 करोड़ इसकी आबादी है, इतना कोई बड़ा मुल्क नहीं है ये। तो अफगानिस्तान नंबर 11 पे चला गया दहशतगर्दी के मामलात में, और पाकिस्तान पहले नंबर पे। ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए दिया कि उन्होंने इमरान खान को कमज़ोर करना था, उसकी सियासत को तबाह करना था। वो खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े थे, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को इंपोर्ट किया गया जानबूझकर। जो मौका था अफगान हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दों को ख़त्म करने का, वो मौका इन्होंने ज़ाया किया, और अब अफगानिस्तान के साथ अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात अलग पाकिस्तान में हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में ख़त्म होगी, क्योंकि दहशतगर्दी के साथ कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें सियाहत नहीं आ सकती। यहां जो काम होता है ना, इमरान खान की मुखालफत में होता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी रोक दी गई, यानी ईद पे भी साबिक वज़ीर आज़म को अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें नए कपड़े भी नहीं दिए गए। ये हालात किए गए इमरान खान साहब के साथ। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो तब क्या हुआ था? ये खबर आई थी कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अहले खाना के हमरा अडयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वालदा, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, ख़ानदान के दीगर अफराद और स्टाफ के लोग भी इस मुलाकात में मौजूद थे, यानी मुलाजिम शुलाजिम भी सारे गए हुए थे। शरीफ खानदान ने ईद पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की थी। वहाँ पे जनाब बेहतरीन इनको खाने शाने भी दिए गए, वहाँ इनको फैसिलिटेट किया गया। पंजाब हुकूमत ने इसके लिए स्पेशल इंतजाम करके इजाज़त भी दी थी। मुलाकात का दिन जुमेरात का होता है, लेकिन इसके बावजूद ईद वाले दिन छुट्टी के बावजूद मुलाकात की खसूसी इजाज़त दी गई। अंदाज़ा करें आप। और आज ईमान मज़ारी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आज सनम जावेद और फलक जावेद के साथ भी यही हो रहा है। आज ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भी शाह महमूद कुरैशी को, इमरान खान को और जो बाकी लोग हैं, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं और दीगर लोग हैं, किसी को भी नमाज ईद की पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की मुखालफत में ये सारा काम किया जा रहा है पाकिस्तान में, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, कोई और नहीं कर रहा। हालात पाकिस्तान के इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि पीएसएल के मैचेस अब पाकिस्तान में ये खुले स्टेडियम्स के अंदर नहीं करवा पा रहे, यानी मैच होगा लेकिन फैंस नहीं आएंगे। बहाने लगाते हैं जनाब हम तो बहरान से बचने के लिए पैसा बचा रहे हैं। लोग अपने टिकट जिन्होंने खरीद लिए हैं वो आके तो वापस आने के लिए भी उन्होंने मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे आना है, तो वही उनको आप मैच देखने के लिए आने दें। लेकिन नहीं, रीज़न कुछ और है। ये को पैसा वैसा नहीं बचा रहे। पैसा बचाना होता तो आईपीपी के साथ जो घटिया मुआहदे किए हुए हैं वो ख़त्म कर देते। आईपीपी जो बिजली पैदा करते ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें बिल देते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ऐसे घटिया मुआहदे आईपीपी के साथ कर लिए थे जो कौम के गले की हड्डी बन गए। आईपीपी 1 यूनिट बिजली बनाते हैं और 3 यूनिट बिजली के पैसे लेते हैं। कई आईपीपी ऐसे हैं जो बिजली बनाते ही नहीं हैं और बिजली के पैसे लेते हैं कौम से। तो अगर पैसा बचाना है तो वहां पे बचाओ ना, बेशर्मी जो वहां पे की हुई है। अब ये कह रहे हैं जनाब कौम को हम स्टेडियम में नहीं आने देंगे, वजह मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शदीद खौफनाक खदशात हैं, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ तोहफा है, नाकामी है पाकिस्तान की। ये वजीर दाखिला जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान में अपनी नाकामी को कह रहे जी हम क्योंकि हालात बचाने के लिए तो हम अब क्रिकेट के मैदान में फैंस को नहीं आने देंगे। मामला यह है कि ये इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। इन्हें खतरा है कि क्रिकेट के मैदान में लोग ईरान के हक में बात करेंगे, क्रिकेट के मैदान में लोग इमरान खान के हक में बात करेंगे, वो पहले भी होती रहती है। और क्रिकेट के मैदान में ये लोगों को इसलिए भी नहीं आने दे रहे कि दहशतगर्दी के बड़े खौफनाक खदशात हैं पाकिस्तान में। यहां इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया, और ये कौम का सबसे पसंदीदा खेल है। लेकिन इसके बावजूद हालात ये हैं कि जो कौमी टीम का साबिक कोच है गैरी क्रिस्टन, उसने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में कोचिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मुदाखलत देखी है। पाकिस्तानी टीम के साथ काम के दौरान बाहर से गैर मामूली मुदाखलत और बैरूनी दबाव ने मेरे लिए हालात को खासा मुश्किल बना दिया था।
कोच के लिए उस वक्त मौसर अंदाज में काम करना दुश्वार हो जाता है जब बाहर से मुसलसल शोर और दबाव मौजूद हो। यानी इधर हर किसी को अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना रिश्तेदार, अपना दामाद उसको क्रिकेट खिलानी है, और इस चक्कर के अंदर सारे रल के पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। यानी मेरा दामाद है, उसको कैप्टन बना दो, उसको ये करवा दो, उसको वो करवा दो। भाई जो खेलेगा मेरिट के ऊपर वही बनेगा ना। इंडिया ने मेरिट पे खिलाया, देखो बार बार वर्ल्ड कप जीतता है वो। आप अपने रिश्तेदारों को बीच में दबाते हैं बूट पॉलिश कर करके। तो इसकी वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। और ये आप कहते हैं जनाब कि हम पेट्रोल बचा रहे हैं, तो बहरान से बच रहे हैं। तो इन्होंने अगर बचत करनी होती ना तो ये तैयारे ना खरीदते 11-11 अरब के, और उन तैयारों पे यूरोप की सैरें हो रही हैं। कोई इनवाइस नहीं दिखाई कि वहाँ पे ये कोई काम करने के लिए तैयारा गया था। बहरहाल इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं नादरीन, जो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। नादरीन, अल जज़ीरा इंग्लिश के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दुनिया के तमाम लीडरों से मुतालबा किया है, ख़ास तौर पे यूरोप के लीडर से, कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। अब देखें, नेतन्याहू ने मुतालबा किया है तो पाकिस्तान को फैसला तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को नेतन्याहू की लड़ाई में जाना है या नहीं जाना। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो तो ये कह चुके हैं, और वैसे भी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ एक इल्हाक में बैठा हुआ है, और बोर्ड ऑफ पीस के फैसलों के अंदर पाकिस्तान शामिल है, जो फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं करते बल्कि इसराइल की हिफाजत की बात करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ईरान के खिलाफ सारे लीडर, सारे ममालिक मिलकर अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल हो जाएं। ये जो एक अराद में एक हमला किया ईरान ने, बड़ा खौफनाक हमला किया, उसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइली जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद मारे गए, लेकिन कन्फर्मेशन कोई नहीं दे रहा। हाँ, ज़ख्मियों की तादाद कोई 100 से ज़ायद बताई जा रही है अब तक, क्योंकि इसराइल अपने नुकसान को छुपाता भी है। तो हमले की जगह से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि उसके पास यूरोप तक हमला करने के भी हथियार मौजूद हैं। यानी यूरोप को भी डरा रहे हैं कि ये हथियार आप तक भी पहुंच सकते हैं ईरान के, उसके पास ये कैपेसिटी है, वो मार सकता है आपको। वो 4000 मील वाला मैंने आपको बताया था ना मिसाइल, ईरान ने कहा जी हमारा तो नहीं है, वो किसी ने चक्कर चलाया, फॉल्स फ्लैग किया है यूरोप को डराने के लिए। अब कुछ दिन पहले तक ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि ईरान नाकाम हो गया, उसके सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, ख़त्म कर दिए, और बिल्कुल 8% रह गए हैं, वो भी 1-2 दिन में, चंद दिन में ख़त्म हो जाएंगे। चंद दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान जंग हार चुका है और अब ईरान मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। थोड़े दिनों पहले तक ये बातें कर रहे थे ना, लेकिन अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उसी ईरान के खिलाफ ये दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर उसी ईरान के खिलाफ लड़ो। और हालात ये हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका को असले की बरामदात रोक दी हैं अपने आप को गैर जानिबदार रखने के लिए। नेटो के फौजी इराक से धड़ाधड़ निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ईरानी फौज ये बात कर रही थी और उन्होंने बाकायदा इसका क्लिप बना के वायरल भी किया हुआ है। उन्होंने यूरोप को ये ऑफर करवाई कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में कब्जा करने आता है और आपसे नहीं रोका जाता तो आप हमें बताइएगा, हम अमेरिका को रोकेंगे। अब आबनाए हुर्मज़ पे जो अमेरिका की दुर्गत बनी है, उसके बाद तो ईरान का ये दावा करना बनता भी है। अमेरिका ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है उसमें से भी कोई 12-14 घंटे अब गुजर गए हैं, और बाकी जितने घंटे बचे हैं उनके बाद क्या सूरत हाल होगी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका को कितने इत्तेहादी मिलेंगे, बहरहाल नुकसान तो उनका लगातार हो रहा है। एक और अमेरिकी F-15 तैयारा भी निशाना बन गया, उसकी वीडियो भी जारी की है बाकायदा ईरान ने। आबनाए हुर्मज़ के नज़दीक ये आया था और इसकी वीडियो जारी की गई कि इसको निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने 2 किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। एक, उनके सदर ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा किसी भी बरादर मुल्क से कोई तनाज़ा नहीं है, और ईद के ऊपर उन्होंने ये पैगाम दिया कि सहूनी रियासत हमारे इख्तलाफात का फ़ायदा उठाना चाह रही है, हमें इससे बचना चाहिए। जबकि इराकची ने कहा कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, हम तो ये जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है। अब ईरान ने यूएई को एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। ये यूएई को वार्निंग जारी की है कि अगर अपनी सरजमीन से ईरान पर हमलों की इजाज़त जारी रखी तो आपको तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था और अमली तौर पर साबित भी किया है, हम अपनी ज़मीन और कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यूएई को मुतनब्बा करते हुए उन्होंने कहा कि जी खलीज फारस में वाक़े ईरानी जज़ायर अबू मूसा और तनब बुजुर्ग की जानिब अगर यूएई के इलाकों से कोई कार्रवाई हुई, कोई जारियत हुई,
तो ईरानी मुसल्ला अफवाज रियासुल खैमा की रियासत को बराह रास्त तबाहकुन हमलों के निशाने पर रखेगी। अब ये रियासुल खैमा जो है ना, ये याद रखिएगा, ये यूएई का वो इलाका है जो आबनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल ऊपर है। अगर आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका ने प्रैक्टिकली आकर खड़े होकर खुलवाना है ना, तो वो इस जगह पे उन्हें आना पड़ेगा। सामने वाली साइड पे ईरान है, इस तरफ फिर अमेरिका आएगा, यहां से ये एक दूसरे को मिसाइल मारेंगे, तो इस तरह से ये आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ ये एरिया है रासुल खैमा का। तो उसके बारे में तंबीह जारी की है और रासुल खैमा में लोगों की एक इवैक्यूएशन भी हो रही है। ये भी मुझे वहाँ से अब कुछ लोगों ने इतला दी है, लेकिन क्योंकि देखें खौफ फैल जाता है, तो जब तक तस्दीक ना हो जाए मुकम्मल तौर पे, कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे खबर ना आ जाए, तब तक हम उससे गुरेज करते हैं। क्योंकि यहाँ तो इतनी कहानियाँ हैं मार्केट में, एक से बढ़ के एक झूठ लोग बोल रहे हैं, पुरानी तस्वीरें निकाल के लगा देते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो जो चीज़ें मुस्तनद हैं, जिनकी मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ, वही चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। बरतानिया की एक न्यूक्लियर आबदोज़ है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहरे अरब में पहुँच गई है और ये इसी जंग के तनाजुर में पहुँची है। ये न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी रखती है। ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है बरतानिया की जो यहाँ पे पहुँची है। लेकिन बरतानिया ने खुद तो ये कहा कि वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शुमाली कोरिया का इस मरतबा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, पहले ऐसे नहीं था। जब इराक के ऊपर अमेरिका ने अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर 2003 में हमला किया था, तो किम जोंग उन जो हैं ये गायब हो गए थे 50 दिनों के लिए। ये मंजर आम से हट गए थे और काफ़ी दूर चले गए थे अपने कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि उन्हें उस वक्त खतरा था कि अटैक ही ना हो जाए हमारे ऊपर, या मेरे साथ भी वही ना हो जाए जो इस वक्त इराक में हो रहा है। तो इन्होंने फिर बड़ी मेहनत करके 2006 में पहला एटमी तजर्बा कर लिया। 2017 तक शुमाली कोरिया ने को 5 मजीद एटमी तजर्बे कर लिए। 2006 में किए, 2009 में किए, फिर 2017 तक ये करते रहे, तो इन्होंने काफ़ी एटमी तजर्बे कर लिए। अब दो चीज़ें ऐसी हैं शुमाली कोरिया के पास जो उनको बहुत एतमाद देती हैं। उनका सदर कहीं भी नहीं जा रहा, वो मज़े से बैठा हुआ है और वो धमकी भी लगाता है और वो अपनी मर्जी का स्टेटमेंट भी देता है। उसने अमेरिका को जारह करार दिया है इस लड़ाई में, इसराइल के खिलाफ बोला है, उसे फिक्र ही नहीं है। वजह यह है कि अब उसके बाद दो चीज़ें हैं। नंबर एक, उसके बाद वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है मुबैना तौर पे जो अलग अलग बड़े आदमों में जाके अटैक कर सकती है, और उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं। यानी एक तो वो अमेरिका तक ले जाके अपने मिसाइलों को अटैक कर सकता है, उसकी मिसाइलों की रेंज बहुत लंबी है, और दूसरा उसके बाद 50 एटमी वॉर हेड्स हैं और 40 मजीद वो बना सकता है। जो आलमी रिपोर्टें हैं, IAEA की जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि इसके पास 50 एटम बम हैं और ये वॉर हेड्स हैं और ये मजीद 40 बना सकता है जब इसको ज़रूरत पड़ेगी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान का नुकसान कितना हुआ देखिए ना। ये मुकाबला तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में है। तो जानी नुकसान की अगर हम बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईरान का जानी नुकसान 10 गुना से भी ज़्यादा है जो अमेरिका और इसराइल का हुआ, बल्कि आप 20 गुना से भी ज़्यादा समझें। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी ऐसे ही है। ईरान में चाहे रिहायशी इमारतें हों, चाहे कमर्शियल इमारतें हों, चाहे बाकी जगह हों या फ़ौजी तनसीबात हों, उनका नुकसान बहुत बड़ा है। बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने और इसराइल ने वहाँ पे नुकसान किया है, जबकि अमेरिका और इसराइल का नुकसान इसके मुकाबले में कम है अगर आप नंबर्स में देखें तो। माली नुकसान अमेरिका का और इसराइल का ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ईरान जो हथियार इस्तेमाल करता है वो खुद बनाता है और बहुत सस्ते बनाता है, जबकि अमेरिका और इसराइल जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत महंगी तरीन कंपनियां वो हथियार बनाकर इन्हें दे रही हैं, तो वो बहुत महंगे हैं। लिहाजा यहाँ पे अमेरिका को और इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रोज़ाना लगभग 1 से 1.5 अरब डॉलर अमेरिका के लग जाते हैं, और जो तबाही उनकी हो रही है वो अलग है। साख का नुकसान, यानी जो क्रेडिबिलिटी थी अमेरिका की वो फारिग हो गई। अब उनके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो वो पहले इंजॉय करते थे कि जिसको चाहे मार दिया, जिसको चाहे छेड़ दिया, जो चाहे करवा लिया। अब अमेरिका की वो मिथ टूट गई है, वो वाला उनके पास डंडा अब नहीं है जो चौधराहट वाला डंडा उनके पास पहले था। यानी अब लोग चाइना की तरफ देखते हैं, लोग सोचते हैं अगर रशिया के साथ अमेरिका लड़ पड़ता तो उसके साथ क्या होता। तो अमेरिकन हथियारों ने और अमेरिकन फौज की स्ट्रेटजी ने कोई दुनिया को मुतासिर नहीं किया। अमेरिकी पोप ने भी जंगबंदी की अपील कर दी है। अमेरिकन पोप लियो ने यह अपील की है कि आम अफराद इस जंग की भेंट चढ़ रहे हैं, लिहाजा मेरी अपील है और मैं दोबारा भी अपील करता हूं कि इस जंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए।
अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं और CIA के साबिक डायरेक्टर हैं लियोन पेंटा। ये बड़े मशहूर आदमी है अमेरिका के, आप लोग इन्हें जानते होंगे, जो लोग खबरें पढ़ते हैं उनको पता है ये कितना अहम आदमी था। उसने कहा है कि ईरान के साथ 3 हफ्तों से जारी जंग के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत में फंस चुके हैं। सदर के पास निकलने का कोई तरीका नहीं है। अमेरिका के अंदर बैठ के तजियाकार कह रहे हैं कि अगर ईरान, इसराइल और अरब ममालिक के सिर्फ पानी को ट्रीट करने वाले या पानी का ट्रीटमेंट करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाए तो ये घुटनों पे आ जाएंगे और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ईरान के पास बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जिनको वो हिट कर सकता है, लेकिन वो अभी तक सब्र का मुजाहरा कर रहा है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान अगर इस लड़ाई में उतरता है तो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब ही जंग लग जाएगी। पाकिस्तान के अंदर इतना शदीद रद्द-ए-अमल कभी नहीं आया होगा और पाकिस्तान की फौज एक ऐसी लड़ाई में खुदा न खास्ता चली जाएगी जिस लड़ाई को पाकिस्तानी कौम की बिल्कुल सपोर्ट हासिल नहीं होगी। ये बात जो मैंने शुरू में आपको सुनवाया, एक स्टेटमेंट मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, वहां से भी क्लियर हो जानी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।